हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और यही कामना करूंगा मैं तो कि सब अच्छे हों, खुशहाल रहें। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स को, थोड़ा स्टार्ट किया आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट तो कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हैं, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिन से लेक्चर नहीं आ रहे थे, कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, उसकी आप टेंशन ना लें। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, फंक्शन के बारे में, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली हैं जिनका यूज हमें फिजिक्स में होने वाला है। तो फिजिक्स के लिए हम क्या अभी एक बेस मजबूत कर रहे हैं, यानी कि मैथ की चीज़ें पढ़ते हुए हम फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। इसके बाद हम अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। ये अपना लास्ट टॉपिक बचा है मैथमेटिकल टूल्स में, वेक्टर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर। काफ़ी खूबसूरत सा टॉपिक है, अपने आप में काफ़ी कुछ समेटे हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि ये वेक्टर होता क्या है और इसकी रिक्वायर क्या है, क्या इसकी नीड क्या है हमें, और ये होता क्या है। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। पहले आप इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे तो कुछ हद तक तो आप हिंदी अर्थ से ही समझ जाओगे। कुछ वर्ड इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक, यानी कि किसी भी चीज़ का या किसी भी सेंटेंस का अर्थ समेटे हुए होते हैं और वो हमें एकदम से झलक जाता है। और कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर से हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक तरह से लग रहा है पता नहीं कोई हीरो होगा या विलन होगा वेक्टर, ये इस तरह की कुछ फीलिंग आती है। बट जैसे ही सदिश वर्ड हमने पढ़ा, सदिश से होता है अपना सामिस होता है सहित और दिशमिस होता है दिशा। तो यहाँ पे बोलेंगे हम दिशा सहित, यानी कि जिस क्वांटिटी के पास, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है। तो जिस क्वांटिटी के पास दिशा होती है, हालांकि और भी चीज़ें होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बट इतना तो उसने बता दिया कि दिशा होना जरूरी है। जिसके पास दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम वेक्टर बोलते हैं। इतना अभी इससे समझ में आ रहा है। ये डेफिनेशन नहीं है इसकी प्रॉपर, कभी आप इसको डेफिनेशन समझ बैठो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इससे कुछ बेसिक आइडिया लग जाता है हिंदी वर्ड से कि दिशा सहित, यानी कि सदिश, तो इसके पास डायरेक्शन होना कंपलसरी है। ठीक है, आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। इसको हम बोलते हैं एन यू बोल दो, एन म्यू बोल दो, अलग अलग तरीके हैं बोलने के। हम इसको एन यू बोल देते हैं इस तरह से। एन जो अपना ये देता है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या देता है हमें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड जो यू है अपना, ये देता है हमें यूनिट। ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। आपने घर पे सेवई बनाने का प्लान किया, हो सकता है कुछ लोगों ने खीर बनाने का किया हो। तो सेवई के लिए हमें रिक्वायर पड़ी शुगर की, यानी कि चीनी की। तो शुगर लेने के लिए हमने किसी बच्चे को शॉप पे भेजा, उसको बोला कि आप 4 kg शुगर लेके आइए। 4 kg में सेवई कब से बनने लगी? हो सकता है कि काफ़ी बड़ी फैमिली हो तो इतने से ही काम चलता हो। तो 4 kg शुगर लेने के लिए उसको भेज दिया। अब वो बंदा गया उसके दुकान वाले के पास, उसने कहा 4 kg शुगर दे दो। तो यहाँ पे जो ये 4 है अपना, ये क्या है, क्या लेने गए हम, शुगर। तो जो ये 4 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या ये, इसको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू। ये अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। एंड जो ये केजी है ये वाला, इसको बोलते हैं हम यूनिट। ये क्या है, इसकी यूनिट, हिंदी में इसको शायद इकाई बोलते हैं, इस तरह से। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये इसकी यूनिट हो गई। इन दोनों को मिला के हम देखें तो ये समझाने के लिए हमें कि दुकान वाले ने हमें क्या दिया और दुकान वाले से हमने क्या लेना है, तो ये चीज़ पर्याप्त है कि 4 kg शुगर दे दो। 4 kg में आपको चिंता ना करें, वो 4 kg शुगर ही देगा और कुछ नहीं देगा। अब यदि आप ऐसा करो, इस kg को यहाँ से हटा दो, ये kg नहीं है यहाँ पे, अब ये kg यहाँ पे नहीं है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे जितना मुझसे हो सकेगा। अब आप दुकान वाले के पास गए, उससे कहा आपने 4 दे दो। अब भाई 4, अच्छा शुगर भी बोल दिया आपने, 4 शुगर दे दो, शुगर भी आपने बोल दिया। नोट, टेंशन ना लें आप, चीनी के लिए भेजे हो तो यही लेके आओगे, यही बोलोगे उससे और कुछ नहीं बोलोगे। तो
4 दे दो, क्या दे दो 4, हो सकता है 4 शुगर में आपको वो उसको आपको ये ऐसे इस तरह से जो टुकड़े हैं उसके पास 4 पीसेस दे दे चीनी के, वो ये भी तो पॉसिबल है। हो सकता है वो आपको 4 ग्राम दे दे, उसके पास तो काफ़ी सारी यूनिट्स रखी हुई है, तो वो कुछ भी आपको दे सकता है। लेकिन जैसे ही आपने बोला 4 kg शुगर दे दो, तो वो आपको फटाक से अपना मोल भाव करके जो भी है 4 kg शुगर आपको लेके दे देगा। अब यहाँ पे इसके अलावा किसी और चीज़ की रिक्वायर हमको नहीं है, ये आप समझ गए। तो यही होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं आपको इससे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता हो, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटीज है अपनी जितनी भी यहाँ पे हैं। तो इस तरह से इसके अपोजिट में आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यदि मैं बोलूँ आपको कि यहाँ से कोई ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये मान लो कि वही अपने घर वाले ही हैं और उन्होंने चीनी लेने के लिए भेजा और हमसे बोला क्या कि आपको दुकान पे जाना है और चीनी लेके आना है। और हो सकता है कि वो बच्चा अभी समझदार थोड़ा कम है, उसने बोला कि किधर, मतलब किधर भी नहीं बोला उसने कि यहाँ से कितनी दूर, मतलब चीनी जो लेके आनी है वो कितनी दूर है, दुकान कितनी दूर है जहाँ से लेके आना है। उन्होंने कहा कि 500 मीटर दूर चले जाना, 500 मीटर पे आपको मिल जाएगी। जैसे ही उसने 500 मीटर का, बच्चे ने इतना सुना, उसको लगा कि पूरा खजाना मिल गया और वो 500 मीटर का नाम सुनते ही भाग दिया। उसने पीछे नहीं सुना कि वहाँ पे उसको डायरेक्शन भी बताने वाले थे, वो डायरेक्शन नहीं सुना और वो निकल गया। अब भाई साहब उसके पास यहाँ से जो घर का, इसका जो घर है ये पड़ता है चौराहे पे, इसकी तो हो गई मौज, ये पड़ता है चौराहे पे इसका घर। ये चल दिया भाई साहब इधर की तरफ मुंह उठाते हुए और 500 मीटर यहाँ पे पहुँच गया। उसने देखा वहाँ पे तो दुकान ही नहीं है। हाँ, वो तो हालत ख़राब उसकी तो, कि यार उसको दौड़ाया, 1 रुपया शायद बचने वाला था उसके लिए और उसके चक्कर में उसने 500 मीटर की दूरी ट्रैवल की। उसके बाद भी उसके तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि दुकान ही नहीं है, चीनी नहीं लेके आएगा तो उसको पैसे तो मिलने वाले हैं ही नहीं। अब वो निराश होता हुआ 500 मीटर अपना वापस घर पे आ गया। अब वापस घर पे आने के बाद उसने सोचा कि तब भी घर में नहीं घुसा कि डायरेक्शन पूछ लूँ। उसको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। क्या बोला मैंने, उसको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। उसको समझ में आता है कि 500 मीटर दूरी कितनी होती है अप्रोक्स, उसको थोड़ा आइडिया है उसके बारे में कि इतना चलने के बाद 500 मीटर हो जाता है और थोड़ा वो ज़्यादा भी चल देता होगा, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया, नहीं यार इधर की तरफ हो सकता है। इधर गया, उस भाई साहब को उधर भी कुछ नहीं मिला। इधर गया, इधर भी कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि इधर जाने के बाद उसको सोप मिल गई हो, उसके थोड़े नसीब सही थे जो उसको यहाँ पे मिल गई। नहीं तो हो सकता है कि वो उन्होंने 500 मीटर डिस्टेंस में बोला है, तो हो सकता है कि 400 मीटर इधर जाने के बाद 100 मीटर यहाँ कहीं जाना हो, तो यहाँ पे भी वो सोप हो सकती थी। तो लेकिन उसको यहाँ पे भी मिल गई। तो उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, घर पे आके डांट भी पड़ी, सब कुछ होते हुए भी सिर्फ किसकी वजह से कि उसके पास डायरेक्शन नहीं थी। उसने डायरेक्शन थी भी तो सुनी नहीं घर वालों से कि जाना किधर है, बस वो चल दिया। तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की आ गई अपने को, यानी कि उसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था प्रॉपर, और डिस्प्लेसमेंट में ही डायरेक्शन मिलती है, दूरी में कभी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना आपको बेसिक आइडिया होगा। तो यदि उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती तो वो पहुंच जाता। ठीक है, अब अपने को समझ में आ गया कि यार वेक्टर तो वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो इसीलिए हम वेक्टर को पढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर हमको क्यों पढ़ना है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। नहीं तो इधर उधर भटकते डोलोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक वेक्टर मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना। तो अब मैं आपको बताऊँगा यानी कि कुछ स्केलर क्वान्टिटीज और वेक्टर क्वान्टिटीज में डिफरेंस क्या है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आप हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या हेडिंग डालना है आपको, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केलर क्वांटिटी, इधर लिख लो वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको समझते हैं और आगे थोड़ा इसको मुझे एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जो अपने को 4 kg चीनी चाहिए थी, छोटू से 4 kg चीनी मंगाई थी ना,
तो उससे भी बात अपनी नहीं बनी, 4 kg से भी बात अपनी नहीं बनी। उन्होंने बोला कि 2 kg शुगर और चाहिए, तो 2 kg शुगर भाई साहब और लेने चले गए। तो ओवरऑल कितनी शुगर खर्च हो गई? 6 kg। यानी कि जो इसका एडिशन है वो क्या है? सिंपली न्यूमेरिकल है। यानी कि इसमें केवल किस चीज़ की रिक्वायर पड़ती है हमको? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की। इसमें क्या चाहिए हमको? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू 4 2 मिली 6 kg हो गया। लेकिन इसके लिए आप देखो क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू इसके लिए चाहिए, क्लियर? न्यूमेरिकल वैल्यू इसके लिए चाहिए। इसके लिए और क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए इसके लिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन होने के साथ साथ ये किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या होना चाहिए? ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि जो इसका एडिशन है वो किस तरह से होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में, यानी किसी न किसी एंगल पे होना चाहिए। तो ओवे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको ऐसा याद होना चाहिए एकदम से रटा हुआ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। क्योंकि हमें क्या पढ़ाया जाता है, ज़्यादा करके लोग यही बता देते हैं, 8th में होते हैं, 9th में होते हैं, 10th तक भी, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड। जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ यदि डायरेक्शन है अपने पास तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना ही बताया जाता है। बट ये नहीं बताया जाता हमें कि ये ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। यदि वो इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो वो कभी वेक्टर नहीं बन सकता। अब देखो, और इसके लिए जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए अपना? वो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, सीधा सीधा एल्जेब्रिक सम होगा तो उसको हम कर देंगे सीधा। तो इसमें एडेड अकॉर्डिंग टू क्या होगा? ये एल्जेब्रिक सम से। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया इतना। इसको तो आप सीधा सीधा जोड़ दो बस। अब इधर देखते हैं हम, 4 kg शुगर और 2 kg शुगर 6 kg हो गया, क्लियर? यहाँ पे देखते हैं हम कि हम कोई ए से बी, इधर गए हम 6 मीटर या 4 मीटर चले जाते हैं, पहले 4 मीटर गए ए से बी, एंड किधर की तरफ गए? ईस्ट की तरफ। इसकी डायरेक्शन दे देता हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन होना जरूरी है। मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। ए से बी गए 4 मीटर एंड बी से सी गए 2 मीटर। तो ओवरऑल हो गया कितना? डिस्प्लेसमेंट निकालें तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको हम वेक्टर सम करेंगे तो अभी तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, यानी कि ये 4 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये कितना आया अपना? 6 मीटर आया, क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया, इसको हम सीधा सीधा ऐड कर दिया एक ही डायरेक्शन में। ये ईस्ट में गया, ये भी किस में गया? 2 मीटर ईस्ट में। तो यहाँ पे दोनों ईस्ट में जाने के बाद, इसी डायरेक्शन में जाने के बाद अपना आ गया 6 मीटर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ए से बी तक जो अपना डिस्टेंस है 4 मीटर ईस्ट की तरफ, लेकिन अब बी से जो सी वाला पॉइंट है वो है अपना ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जो ये अपना क्या है? 2 मीटर। किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ, क्लियर? ये वेस्ट की तरफ है। अब आपको पता होगा कि 2 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और 4 मीटर ईस्ट की तरफ और 2 मीटर वेस्ट की तरफ। तो ओवरऑल जो अपना रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा? यानी कि अभी मैं इनको ऐड करके बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्शन नहीं रख रहा हूँ, ये आप ध्यान रख लेना। 4 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, ये जो निकल के आता है अपना, यानी कि इधर 4 इधर 2, ओवरऑल कितना आता है? 2 मीटर। तो ये क्या आ गया? 2 मीटर आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि हम इन वेक्टरों को एक डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो 6 मीटर आता है, और यहाँ पे इनको हम अपोजिट डायरेक्शन, 4 इधर और 2 इधर गए, तो 4 + 2 वेक्टर करने के बाद भी कितना आता है? 2 मीटर। यानी कि ये तो गया अपना इधर डायरेक्शन में और ये माइनस में आ रहा है। अभी मैं इनको ऐड करके बता रहा हूँ, मैंने अभी डायरेक्शन नहीं रखी है, मैं साइन नहीं रख रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये अपना नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि 2 हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो चीज़ में अभी नहीं, क्योंकि हम अभी एडिशन वगैरह पढ़ेंगे इनका, तो वो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि जो रिजल्टेंट आता है वो इतना आ रहा है और उसका इतना आ रहा है। अब जो इनकी वैल्यू जाएगी वो, और आप याद रखना, जो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 मीटर आया और इनको ऐड करने के बाद 6 मीटर आया, ये इनकी लिमिटेशंस वैल्यू है। यानी कि
इन दो वेक्टरों को आप चाहे किसी भी पोजीशन में रख लो, कभी भी 6 मीटर से ज़्यादा नहीं आएगा। इन दो वेक्टरों को आप किसी भी पोजीशन में रख लो, 2 मीटर से कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा, हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बताता हूँ। देखिए, जो ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, मान लो कि इसको मैं इस तरह से ट्रेवल करता हूँ, 4 मीटर यहाँ पे ईस्ट की तरफ। अब मैं इसको 2 मीटर चलता हूँ किधर, नॉर्थ की तरफ, 2 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो देखते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने पढ़ लिया ना प्रीवियस क्लास में। डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट, यानी कि एनी 2 पॉइंट्स बिटवीन, यानी कि जो उनकी डिस्टेंस है, यानी कि जो उनकी बीच की डिस्टेंस है, जो ये लेंथ कहें आप, चाहे जो भी कहें डिस्टेंस क्या हो इसको जो मिनिमम पाथ होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसका, जो दोनों पॉइंटों का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, एक अपना पाथ ये भी है, एक पाथ ये भी है, और इसको इस तरह से ले लो, एक पाथ ये भी हो गया, और एक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सीधा इस तरह से भी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये सभी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो सकती है। अब ये आपको पता भी होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये संबंध भी आता है, इसमें रिलेशन आता है, ये हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। ये तो आपको पता होगा ना, डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा बराबर होता है या हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस के, तो वो आपको सब पता होता है, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, देखिए ए यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट है अपना ए, ये बी एंड ये इसको सी दे देते हैं हम, जो कि नॉर्थ की तरफ है। तो अब जो अपना ये ए से सी की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, पाइथागोरस शायद आप सबने जाना हुआ है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाता है अपना जो हाइपोटेनस है अंडर रूट इसके बराबर हो जाता है 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4, ये कितना आ जाता है अपना √20 आ जाता है, इसको लिख सकते हैं हम 2√5। क्लियर, इतना आपको समझ में आता है। तो ये क्या निकल के आया अपना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और ये भी क्या थे, सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट थे, ये भी डिस्प्लेसमेंट था अपना, ये भी डिस्प्लेसमेंट था और ये भी डिस्प्लेसमेंट था। तो अब आप मेरे को बताइए कि वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के पश्चात, यानी कि वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अपने को जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2√5 भी मिल जाता है, 2√5 मीटर। और वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अपने को 6 मीटर भी मिल जाता है, और वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 2 मीटर भी मिल जाता है। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जो भी आंसर आएगा, एक बार घटाने के बाद और एक बार जोड़ने के बाद जितना भी आएगा वैल्यूज़ वो उन दोनों के बीच में आएंगी। यानी कि आप एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आने वाली हैं, आप चाहे उनको इस एंगल पे लो, इस एंगल पे लो, चाहे जो एंगल ले लो। यहाँ पे एंगल क्या लिया हमने, यहाँ पे एंगल लिया हमने सीधा 0 डिग्री, यानी कि ये भी इधर ही था, इधर की तरफ चले ना हम। तो यहाँ पे जो थीटा था वो क्या था 0 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल था वो क्या था 180 डिग्री, यानी कि एक इधर और एक इधर। तो 180 डिग्री पे भी लिया और एक बार 0 पे लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी अब इसके अलावा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं, हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे लिए दोनों वेक्टरों को, और जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो इन दोनों के बीच में ही आया 2√5, यानी कि 2 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। ये तो आपको पता है कि इनके बीच में ही आएगा, आप टेंशन ना लें, आप चाहे रख के देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूँ इनके, यानी कि यहाँ पे क्या था अपना, मैंने उसको मिटा दिया है, यहाँ पे था स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में जो आपने एग्जाम्पल्स वहाँ पे नोट कर लेना, इसमें आ जाते हैं अपना, यानी कि डिस्टेंस, क्या क्या आ जाते हैं डिस्टेंस, और अपना आ जाएगा इसमें टेम्परेचर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपना प्रेशर आ जाएगा, इसमें अपना करंट भी आता है। करंट के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से बातें करेंगे अभी, नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर होगा। करंट हो जाएगा अपना इसमें डिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लेना। इधर की बात करें तो हम इसमें क्या क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें अपना वेलोसिटी आ जाएगा। ये बात कर रहा हूँ किसकी, मैं वेक्टर की, वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये सभी इसी में आता है ना। ये तो आपको इतना तो पता होगा, ये सब चीज़ें आपको आ रही होंगी। तो अब देखो जो मेन मोटिव क्या अपना वो है कि इन दोनों को हमें मतलब समझना कैसे है कि कब इसको रिक्वायर होगी डायरेक्शन की, कब नहीं होगी, या फिर इसको ये इनमें क्या पॉइंट बन जाता है, और जो कि पॉइंट आगे टिकता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चीज़ में, क्योंकि हम क्या सोचते हैं अब तक कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो यानी कि मैग्नीट्यूड हो, उसके बाद डायरेक्शन हो, अपना काम हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी होना चाहिए, और उसी को ये चीज़ हमें क्लियर करके देता है। तो इसी के बेस पे हम एक पॉइंट डालेंगे, इसी के बेस पे हम एक पॉइंट डालेंगे। ये दोनों क्वांटिटी कुछ ऐसी ही है, ये प्रेशर और ये। बाकी तो आपको सबको पता ही है कि डिस्टेंस में कोई भी हमें किसी तरह की डायरेक्शन नहीं चाहिए, और इन सब में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, इन सब में क्या है, डायरेक्शन अपने को चाहिए। इनमें तो डायरेक्शन अपने को चाहिए ही चाहिए। फोर्स ले लो, तो ये नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सब चीज़ें हमको क्लियर होती रहेंगी। अब आप एक पॉइंट डालो, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लो, डॉलर मार्क करो या हैशटैग करो, जो चाहे वो करो, बट आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, क्या बोला मैंने, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट all quantities that have direction are not vector। क्या समझ में आया? ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं डायरेक्शन होना कंपलसरी है। डायरेक्शन वो रखती हैं तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे, अन्यथा उनको कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेगा। ये बात मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, जो कि हमने इस वर्ड से ही सीख लिया था, सदिश, दिशा सहित। दिशा तो होना जरूरी है, लाजमी है, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन, लेकिन जो क्वांटिटीज दिशा रखती हैं, डायरेक्शन रखती हैं, वो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी वो वेक्टर हों। ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि सभी के सभी वेक्टर होंगी। इसका जीता जिंदा जागता एग्जाम्पल है करंट। करंट के पास डायरेक्शन होती है। ये मान लो आप 2 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है। ओवरऑल जो अपने मान लो कि कोई एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ से जो ओवरऑल करंट निकलेगा वो निकलेगा अपना 6 एम्पियर। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको पता है कि डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। फिर भी ये क्या नहीं होता है, ये फिर भी वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये एल्जेब्रिक मेथड से जुड़ता है, इसका सीधा सीधा सम हो जाता है 2 + 4, ये 6 एम्पियर हो जाता है। लेकिन जब हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, तो जब हम 4 इधर गए और 2 इधर गए, तो ओवरऑल अपना ये निकल के आया था, जो निकल के आया था वो कितना था अपना 2√5 जो आया था यहाँ पे। तो उसमें क्या डायरेक्शन की भी जरूरत, डायरेक्शन भी था, सब कुछ था, लेकिन जो उसका सम था वो ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा था। इसलिए उसको फॉलो नहीं करता है। आप चाहो इसको 90 डिग्री पे भी ले लो, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से अपने को 2 एम्पियर का जो ओवरऑल निकलेगा, यहाँ से कहीं भी किधर भी वो 5 एम्पियर का करंट ही मिलेगा हमको। तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं हम जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट का मैं नाम दूँ तो जंक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं हम। इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बोलते हैं ये आप समझ सकते हो। जंक्शन से रेलवे स्टेशन का नाम सुना है, आई थिंक सब ने सुना है और गए भी हैं, मजाक कर रहा था मैं। तो यहाँ पे जो ये जंक्शन पॉइंट है ये क्या होता है, ये एज ए इसको आप रेलवे स्टेशन मानो। वहाँ पे ट्रेनें आती हैं, आने के बाद जाती हैं, जो आता है वो जाता है, ये बात श्योर है। उसी को कुछ ये फॉलो करता है, कुछ खास नहीं है, बस इसका मन था तो नाम दे दिया जंक्शन पॉइंट। कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी धाराएं यानी कि जितने भी करंट इस पे आ रहे हैं 2 एम्पियर 4 एम्पियर जितने भी आ रहे हैं उनका सम करें, हम उनका एडिशन करें, और जितने भी करंट इससे गुजर रहे हैं या निकल रहे हैं या इसमें से फ्लो हो रहे हैं उनका सम करें, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर यही चीज़ बताई है उसने कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बस यही पॉइंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है ऐसा पॉइंट। तो आप ये चीज़ अब अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने ये पॉइंट आपको नोट करा था। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको वेक्टर को डिनोट किस तरह से करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बेसिक सा वो है अपना, पहले तो आप एक एरो बना लो इस तरह से, ये एरो हो गया। ये एरो जो अपना ये वाला सिरा इसको बोलते हैं हम टेल, यानी कि पूंछ बोलते हैं इसको, और जो ये होता है हेड, सिर।
तो टेल और हेड ये दो चीज़ें होती हैं। जिधर अपना ये इधर एरो दिखाई दे रहा है, ये बताता है हमको क्या, ये बताता है डायरेक्शन, यानी कि किधर की तरफ हमें जाना है। ये क्या देगा हमको, डायरेक्शन देगा। और जो ये टेल और हेड, इन दोनों से लेके यदि हम इस डिस्टेंस को देखें, जो ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये जो लेंथ है अपने को, ये क्या देगी, ये इसका देगी मैग्नीट्यूड। जो ये लेंथ है ये देती है हमें मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ काम में आएगी और जो डायरेक्शन है वो हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो अब देखो आप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें अपने पास हैं, तो अपनी वेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना अपने को समझ में आता है। अब इसको लिखते किस तरह से हैं, देखो इसको आप ऐसे कोई भी एक लेटर बना दो, अल्फ़ाबेट जो भी है, ए बना दिया, इसके ऊपर आप इस तरह से एरो लगा दो, इसको बोलेंगे हम ए वेक्टर। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप इसको हर बार देखो, मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है। ये चीज़ क्या देती है हमें, लेंथ क्या देती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये एरो देता है डायरेक्शन। क्लियर। अब मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ये इसको डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं, ईस्ट की तरफ है ये ईस्ट। मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ एक वेक्टर बना के दो, यानी कि क्या बोला मैंने, 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ एक वेक्टर चाहिए मुझे, 10 न्यूटन का। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने पास कोई यानी कि न्यूटन का स्केल तो है नहीं कि ये 10 न्यूटन का स्केल है और मैंने इसको लगा दिया, 10 न्यूटन फोर्स हो गया, ये वेक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। अपने पास स्केल होती है, मान लो मीटर का स्केल है अपने पास, तो हमने मीटर के स्केल को मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि 1 मीटर बराबर होता है अपना 1 न्यूटन। क्या बोला मैंने, 1 मीटर 1 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर। 1 मीटर 1 न्यूटन के बराबर है, तो 10 मीटर हो जाएगा 10 न्यूटन। तो हम एक 10 मीटर का स्केल, यानी कि 10 मीटर का एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गई अपनी लेंथ 10 मीटर की। अब इस 10 मीटर ने हमको ये 10 न्यूटन यानी कि मैग्नीट्यूड तो इसका दे दिया है। क्लियर। मैग्नीट्यूड हमको मिल चुका है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड के बाद ये हो गई अपनी इस तरह से, ये एरो लगा दिया डायरेक्शन। तो ये यानी कि कितना था, ये 10 मीटर का था और 1 मीटर बराबर 1 न्यूटन, तो ये हो गया 10 न्यूटन। ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो ये 10 न्यूटन ईस्ट। इस तरह से हम ये वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। तो अब हर बार अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्केल लेके आओगे, मैंने बोला कि 100 न्यूटन बनाओ, तो 100 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन बराबर 1 मीटर भी मानोगे आप, तो एक 100 मीटर लंबा स्केल चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है अपने पास। तो इसीलिए इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे कुछ टर्म बना दिए, जैसे कि ए वेक्टर। अपने पास कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, उसको डिनोट करने के लिए ए के ऊपर हम इस तरह से छोटा बड़ा चाहो जितना आपका मर्जी उतना एरो लगा दो, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक स्केल लेके आओगे, नापोगे, तब इतना मीटर का स्केल लगाओगे, ऐसा नहीं है। आपको ए वेक्टर लिखना है, ए के ऊपर इस तरह से लगा दो, इसको बोलते हैं हम ए वेक्टर हो गया। अब देखो कभी कभी क्या है कि हम गलती से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और हो जाता है। आपने कभी कॉपी पे ऐसे पेन चलाया होगा, एक लेटर बनाया ए, आप उसको आप बार बार ऐसे उसके ऊपर घुमाते रहते हो, ऐसे घुमाते रहते हो, आप बस बैठे हो ऐसे पेन कॉपी लेकर उस पर बार बार घुमा रहे हो, वो मोटा सा बन गया इस तरह से, काफ़ी डार्क हो गया। तो ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर को। आप इसको ऐसे एकदम डार्क कर दो, ये इस तरह से डार्क कर दो, जरूरी नहीं है कि ऊपर एरो लगाओ, बस आप उसको डार्क बना दो, तो वो भी एक वेक्टर होता है, वो भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका। बट इस तरह से कोई करता नहीं है, क्योंकि वो इतनी बार बार घुमाएगा। इससे अच्छा है कि वो एक बार ए लिखेगा और उसके पास इस तरह से छोटा सा एक एरो बना देगा, तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है अपने लिए। अब देखो जो ये वेक्टर है, इसको यदि हम इस तरह से इसमें बंद कर दें, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अभी फिलहाल जब हम इसको ऐसे ओपन लिखे हुए थे, यहाँ पे दोनों चीज़ें इसके साथ थी, इसके साथ दोनों चीज़ें थी। इसमें अपना क्या था, मैग्नीट्यूड भी था, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी थी, दिशा भी थी इसके पास। क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे इस मोड में बंद कर दिया, इस मोड में बंद करने के बाद ये केवल और केवल इसके पास अब मैग्नीट्यूड है, ये बस एक मॉडुलस बन गया, इसके पास अब डायरेक्शन नहीं है। यदि हमें इसको इस तरह से बंद कर देंगे तो ये इसका बस मैग्नीट्यूड देगा ओनली, और ये दोनों चीज़ दे रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये ओनली मैग्नीट्यूड देगा। आप इसको सिंपली ऐसे छोड़ दो तो ये भी खाली मैग्नीट्यूड देगा हमको, ये भी क्या देगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर। ये भी मैग्नीट्यूड देगा। यदि इसको डार्क कर देंगे तब जाके ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, या फिर इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन में कुछ इतना ही होता है बताने के लिए, ये भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया आपके लिए, क्योंकि इतनी इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने को एक ए बनाना है, उसके पास ए बी जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसके पास एरो लगा दो, बस इतना आपको जानना है।
अब देखो कुछ डायरेक्शन ऐसी होती हैं, कुछ तो हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जनरली हम 4 डायरेक्शन जानते हैं बस, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इनके अलावा हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। तो आज मैं आपको इनके अलावा भी कुछ डायरेक्शन बनाना सिखाऊंगा और वो इन्हीं से बनेंगी और इनसे ज़्यादा बनेंगी। आप चाहे जितनी डायरेक्शन बना सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है अपने लिए। तो देखिए इस तरह से पहले बेसिक से अपनी वो चारों बना लेते हैं। ये अपना इस तरह से ईस्ट हो गया, इसको मैं ई से डिनोट करूँगा। एंड ये हो गया वेस्ट, जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। और ये नॉर्थ उत्तर हो गया अपना, और ये एस दक्षिण हो गया। क्लियर? ये इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता है पहले से, बताने जैसा कुछ है नहीं। ये चारों के चारों 90 डिग्री पे होते हैं, इतना आप जानते हो, चारों 90 डिग्री पे होते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि ईस्ट से मेरे को एक वेक्टर चाहिए 30 डिग्री पे, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे मुझे एक वेक्टर चाहिए, और उसका नाम मैं चाहे जो भी ABCD कुछ भी दे दूं, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे एक वेक्टर चाहिए। अब इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा इस वेक्टर को? अभी तो सिंपली वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे कि एक तो ये A वेक्टर हो गया, ऐसे लगा तो वो A वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। अब मुझे एक वेक्टर ऐसा रिप्रेजेंट करना है जो किसी एंगल पे हो, उसका मैं क्या नाम दूँ? तो देखिए इस वेक्टर को बोलूँगा मैं, यानी कि ये है अपना नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितना हो गया? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कितना हो गया? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। ये है इसको बोलने का तरीका, यानी कि ईस्ट से, ये अपना बेस है, ये यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे किधर? नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। ये हो गया इसको बोलने का। इसी तरह से अब मैं आपको एक एंगल यहाँ पे भी बना देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से मान लो कि ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री का कोई ऐसे वेक्टर है यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे बोलूँगा मैं, जो ये वेक्टर कौन सा है अपना? ये है साउथ ऑफ वेस्ट। क्या है? साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट कहाँ से है? यानी कि साउथ इधर से कितना हो जाएगा? ये यहाँ से 20 डिग्री है, यहाँ से क्या है? 20 डिग्री है, और यहाँ से कितना है? ये ओवरऑल 90 डिग्री का, तो यहाँ से बचेगा ये 70 डिग्री। क्लियर? तो ये अब इसको बोलेंगे हम 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से 70 डिग्री साउथ की तरफ। क्या बोलेंगे इसको? 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरह से एक एंगल आप यहाँ पे भी ले सकते हो इस तरह से। ये एंगल दिया हुआ है अपने को, मान लो 45 डिग्री दिया हुआ है। अब 45 डिग्री ये एंगल है जो अपना, इसको अब रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? ईस्ट से ये 45 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर? ईस्ट से 45 डिग्री के एंगल पे है, और जो इसका नाम होगा वो होगा साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब हो गया, और साउथ ऑफ ईस्ट कितना हुआ? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ कि ईस्ट से साउथ की तरफ 45 डिग्री के कोण पे ये जो वेक्टर है झुका हुआ है। तो अब ये आपको आ गए होंगे समझ में। आप चाहे जितने भी वेक्टर ये ले लो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये 60 डिग्री का एंगल है। अब इसको क्या बोलूँगा मैं? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप इनको याद रखने के लिए देखो, मैक्सिमम जो दिए जाते हैं एंगल वो यहीं से दिए जाते हैं, इससे नापे जाते हैं, यानी कि इससे उनकी माप होती है। इससे माप करने क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से माप इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपना बेस है, यहाँ से सीधा इसको इधर ले लो, इधर इधर चारों साइड हम यहीं से ले लेते हैं। इसी तरह से आप देखो, ये वाला एंगल मैंने ये वाला लिया, ये 60 डिग्री एंगल है, तो मैं कहूँगा कि ये यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे है? इस वाले से। आप इसी को टारगेट रखो, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और बाकी तो आप कहीं पर कुछ भी कर सकते हो। इसको भी लोगे तो इधर से इधर झुका हुआ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सब आप कर सकते हो, पर जनरली मैं इनसे ही ले लेता हूँ दोनों, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट, इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कितना हो गया? यानी कि नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब यानी कि इस वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना है? इस वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल है? जैसे यहाँ पे था नॉर्थ ईस्ट से इधर था नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, यही था ना। अब यहीं पे देखेंगे हम कि यहाँ पे जो ये नॉर्थ की तरफ है, यहाँ पे जो ये अपना नॉर्थ की तरफ है कितना है? तो ये एंगल बनेगा अपना 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। क्लियर? ये आपको एंगल समझ में आ गए होंगे। इस तरह से हम एंगल बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुद से बना लोगे। सर जितने भी आप कहीं भी दे दो, यहाँ पे कोई और एंगल दे देगा, हमको देखना है कि यहाँ से कितना किधर है, और वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो भी आप चाहो जैसे भी। तो ये हो गया एंगल बनाने का तरीका। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखने के बाद इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास जो हमें याद होने चाहिए। देखिए किस तरह से,
ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज, यानी कि हम दो वेक्टर को यानी कि 2 पाई एंगल पे चेंज कर देते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं। यानी कि 2 पाई एंगल कितना हो गया, 2 पाई बराबर यानी कि 360 डिग्री। 360 पे यदि हम पाई बराबर 180 होता है ना, ये आपको सब चीज़ें पता होंगी। तो एक वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है अपने को, ए वेक्टर यहाँ पे इस तरह से, यदि हम इसको 30 यानी कि 360 डिग्री घुमा दें, यानी कि यहाँ से 360 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे आके यहीं आ जाएगा, यानी कि इसी के ऊपर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आप इसको 2 पाई एंगल घुमा दो यहीं आ जाएगा, फिर से 2 पाई घुमा दो यहीं आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 पाई एंगल घुमाने पर वेक्टर चेंज नहीं होता। एक पॉइंट ये हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। यानी कि एक वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है ए वेक्टर, इस वेक्टर को चाहे तो हम यहाँ पे इसी के पैरेलल यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी वेक्टर इसी के बराबर होगा एंड ये वेक्टर भी इसी के बराबर होगा। आप चाहे जहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ जाके लिख लो, बस इसके पैरेलल होना चाहिए। इस तरह से पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे जहाँ पे भी लिखो इसको, बस इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। ये आपको याद रखना है। 2 पॉइंट हो गए, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि है अपना द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज द स्मॉलर, यानी कि क्या बोला मैंने, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइन टेल टू टेल। यदि दो वेक्टर टेल टू टेल इस तरह से जुड़े हुए हों, इस तरह से, ये ए वेक्टर है अपना और ये बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिए हुए हैं, और मैं इसको हम इस तरह से बढ़ा देते हैं आगे, यहाँ आप इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू, यानी कि स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल, यानी कि जो 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये 2 एंगल बने ना, देखो एक एंगल तो ये बन गया, मान लो कि मैं इसको मान लेता हूँ 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री हो गया, क्लियर। और ये अपना ये वाला एंगल, ये भी एंगल है, ओवरऑल कितना होता है 360 होता है, तो ये हो गया अपना 300। तो ये 300 और ये 60 डिग्री, यानी कि 2 एंगल बन रहे हैं 2 वेक्टरों को टेल टू टेल मिलाने पर। यहाँ पे यही बात हुई है कि 2 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइन टेल टू टेल, यदि उनको टेल टू टेल मिला दे तो 2 एंगल बनते हैं। उनमें अब जो स्मॉलर ऑफ द एंगल, यानी कि स्मॉलर ऑफ 2 एंगल, जो स्मॉलर एंगल ये वाला, इसको हम एंगल बोलेंगे। जो थीटा अब निकल के आएगा 2 एंगल के, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी का हम एंगल निकालते हैं तो वो क्या आता है, थीटा 60 डिग्री। यानी कि जो छोटा वाला एंगल है उसको हमेशा कंसीडर करेंगे हम, बड़े वाले एंगल को कभी नहीं करेंगे। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, यदि हम यहाँ पे एक मज़े वाली बात क्या है कि जो थीटा होगा ना, थीटा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा यानी कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और वो छोटा होगा हमेशा किससे, 180 के बराबर या 180 से छोटा। वो इस रेंज में लाई करेगा हमेशा, इस रेंज में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं देखो ये वाला वेक्टर है, ये बी वेक्टर अपना रखा हुआ है यहाँ पे, इस ए वेक्टर को मैं इस तरह से लेके आता हूँ, ए वेक्टर को मैं यहाँ पे इस तरह से कर दिया मैंने, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब 180 डिग्री का एंगल होने के बाद जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, तो अब जो ऊपर ये 180 वाला, ये 185 हो गया। इसे 185, तो छोटा एंगल कौन सा बनेगा, अब छोटा, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिया है, अब छोटा एंगल ये बन जाएगा अपना। अब वो छोटा एंगल रहेगा ही नहीं, और हमारे क्या नियम क्या है कि जो छोटा एंगल होगा, स्मॉलर एंगल है दोनों एंगलों में से, उसी को हम एज ए कंसीडर करेंगे वेक्टर एंगल की तरह। तो अब देखो यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आएगी, जो एंगल आएगा वो 0 से या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, या फिर 180 से बराबर या उससे छोटा आएगा। इसी के बीच में हमेशा क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल ज्ञात करना है हमको। तो देखिए अपने पास कुछ एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कुछ इस तरह से दिया हुआ है अपने पास, और जो बीच का एंगल है वो है 70 डिग्री। अब हमें क्या है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो अपने वेक्टर है वो टेल टू टेल जॉइन है, यानी कि जॉइंड हुए हैं टेल टू टेल, और जो अपना छोटा वाला एंगल है, यानी कि 2 एंगल बनते हैं, एक बड़ा एंगल हो गया और ये स्मॉलर वाले को काउंट करते हैं, यही अपना एंगल बनता है। तो जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 70 डिग्री। ये तो आपको समझ में आता है, ये तो पॉइंट नोट कराया, उसी से आपको समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये ए वेक्टर एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है। इस बार जो बी वेक्टर है
इस बार जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, और जो इनका बीच का एंगल है ये है अपना, इसको ले लो आप 100, इसे 110, 110 डिग्री का एंगल बना हुआ है अपना ये। अब इस बार हमें बताना है कि एंगल क्या बनेगा ए और बी के बीच में, ये क्या अपना बी वेक्टर। तो अब देखो यहाँ पे पहली बात तो टेल टू टेल जॉइन नहीं है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा एंगल देखा और तुरंत पिक कर दिया कि थीटा बराबर 110 डिग्री, आप गलत हो इस जगह पे। तो आपको क्या करना है, अपने पास एक नियम जो हमें आता है, जो हमें सिखाया गया है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस बी वेक्टर को हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये बी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा अपना, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, ये हमें अलाउ है। तो अब देखेंगे ये एंगल कितना हो गया ये वाला। अब जो अपना बी वेक्टर है, देखो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ए वेक्टर एज इट इज रख लो आप, और जो बी वेक्टर है वो पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ आ गया था इस तरह से, ये बी वेक्टर है अपना। अब जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, टेल टू टेल जॉइन हो चुके हैं, ये थीटा एंगल है। अब ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है अपना 180, और 180 में से 110 एंगल ये वाला है, तो ये एंगल बचा अपना कितना 70 डिग्री। तो ये एंगल भी आ गया अपना 70। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम जो थीटा निकल के आएगा ये भी कितना आएगा 70 डिग्री। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग किस तरह से की जाती है। और हाँ, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि इसी वेक्टर को आप नीचे लेके आइए, ऐसा कंपलसरी नहीं है ये, इसकी कोई ऐसा नहीं कि इसी को लाना तभी बनेगा। आप चाहो तो इस ए वेक्टर को भी, जो ये ए वेक्टर है, इसके पूंछ को आप इसकी पूंछ के पास लेके जा सकते हो। इसको यहाँ से उठाओ, इसको पैरेलल शिफ्ट करो इधर इस तरह से, इसको पैरेलल शिफ्ट करो आप इस तरह से, इसके पैरेलल इस तरह से। अब जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। जब ये एंगल है और उतना ही अपना ये एंगल बनेगा, ये तो आपको पता ही है, तो ये भी 70 डिग्री इस तरह। चाहे आप इसको शिफ्ट करो या फिर इस वेक्टर को शिफ्ट करो, शिफ्टिंग अलाउ है, बट पैरेलल होनी चाहिए, उसमें हम बदल नहीं सकते, यानी कि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन, इस बार बताना है आपको किस किस के बीच में। देखो पहले मैं आपको कुछ वेक्टर बना देता हूँ। ये हो गया ए वेक्टर, और यहाँ पे कुछ 30 डिग्री के एंगल पे हो गया, या फिर इसको 60 लिख लेते हैं हम। ये हो गया बी वेक्टर, और एक वेक्टर अपना इधर नीचे से आ रहा है, ये अपना जो सी वेक्टर, ये अपना सी वेक्टर, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है 45, इस तरह से कुछ वेक्टर दिए हुए हैं हमें। यहाँ से ये दिया हुआ है 30 बस इतना ही है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, एंड ए एंड सी, ये एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो देखते हैं ए और बी के बीच में एंगल किस तरह से निकालेंगे हम। ए वेक्टर कौन सा अपना, ए वेक्टर ये हो गया, एंड बी वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर ये रहा। तो यहाँ पे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों टेल टू टेल जॉइन है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दोनों के दोनों 60 डिग्री के एंगल पे मिले हुए हैं। ये इसका स्मॉलर एंगल है, बाकी जो बड़ा वाला एंगल बनेगा वो इधर बनेगा पीछे की तरफ। आप चाहो तो इनको भी बाहर लेके आ सकते हो दोनों को, देखो इस तरह से। इसको भी मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। जो ये ए वेक्टर है इसको मैं एज इट इज ले आया, यहाँ पे ए वेक्टर आ गया, और जो बी वेक्टर है इसको भी मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जो एंगल है वो अपना 60 डिग्री एज इट इज है, तो थीटा हो गया अपना 60 डिग्री। क्लियर। अब हमें निकालना है बी एंड सी। अब देखो बी वेक्टर कौन सा है अपना, बी वेक्टर है ये वाला। क्लियर। बी वेक्टर यहाँ से 60 डिग्री पे, और सी वेक्टर है अपना इधर। इनको भी मैं बाहर निकालता हूँ। बी वेक्टर को एज इट इज ले गया मैं, ये बी वेक्टर आ गया अपना बाहर। सी वेक्टर ये यहाँ से इधर वाई डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है, ये सी वेक्टर है अपना। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री के एंगल पे है, तो 90 है, और ये हो गया 60। तो 90 और 60 कितना हो गया 150, यानी कि 150 डिग्री ये एंगल, ये कितना हो गया 150 डिग्री। एक एंगल इधर, ये तो होगा 150 डिग्री। अब आप यही समझ बैठो कि थीटा बराबर ये छोटा एंगल है, यही एंगल माना जाएगा, तो आप यहाँ पे फिर से गलत हो। कुछ बच्चों को दिमाग सही चल रहा होगा, वो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी पैरेलल शिफ्टिंग हमें करानी है, क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल जॉइन नहीं है, और हमको क्या है टेल टू टेल जॉइन चाहिए। तो इस वाले वेक्टर को, मान लो कि ये सी वेक्टर है जो, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं इसके इधर, इसके अराउंड। यहाँ पे ये हो गया अपना सी वेक्टर, तो ये सी वेक्टर हो गया। तो अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा ये वाला एंगल। अब ये एंगल क्या होगा, यानी कि ये 150 एंगल है, 150 है, और ये ओवरऑल 180 होता है, तो ये वाला एंगल बन गया अपना 30 डिग्री। क्लियर।
इस तरह से अपना ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो बी और सी के बीच में एंगल है वो है 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल आया था वो आया था अपना 60 डिग्री आया था। एंड ए और सी के बीच में देखते हैं, ए और सी है जो, अब देखो इधर ए वेक्टर को आप एज इट इज यहाँ पे ले आओ, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, इसकी हमें परमिशन है कि हम पैरेलल शिफ्ट वेक्टर को कर सकते हैं। तो ए वेक्टर को एज इट इज हम यहाँ पे ले आए, क्लियर, इतना आपको समझ आता है। उसके बाद इसका एंगल चाहिए किसके साथ, सी के साथ। अब सी वेक्टर को देखते हैं, सी वेक्टर अपना भाई साहब एज इट इज यहीं से इस तरह से गया है ऊपर की तरफ, ये सी वेक्टर है। अब यहाँ पे देखें हम एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यदि हम बोल दें यही 90 डिग्री होगा तो ऐसा नहीं है, पहले यहाँ पे भी आपको क्या है पैरेलल शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल जॉइन नहीं है, ये इसका हेड है, इसकी टेल है, तो यहाँ पे इस एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे हम। इसी को भी हमें पैरेलल, या तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो यहाँ पे, यानी कि टेल टू टेल जॉइन होना चाहिए, बस ये मेन मोटिव है अपना। इस वाले ए वेक्टर को आप नीचे इस तरह से ले आइए पैरेलल, और यहाँ पे इसको आप ड्रॉ कर दो ए वेक्टर को। अब हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल बनेगा ये ए एंड वेक्टर सी का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। वो अच्छी बात है कि दोनों सेम आ रहे हैं, बट जो एंगल होगा वो ये होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में। तो इस तरह से हम चाहे जितने भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, आपको इस तरह से और भी दे देगा वो। मान लो कि यहाँ पे दे दिया आपने को कुछ ऐसे, यहाँ पे 70 डिग्री पे दे दिया, क्लियर, 70 डिग्री पे ये एंगल बना दिया, यहाँ पे इसका नाम कोई डी वेक्टर दे देते हैं। अब वो पूछ ले हमें कि डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, ये भी तो पूछ सकता है ना, डी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। देखो सी वेक्टर तो अपना एज इट इज बना हुआ है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, तो यहाँ पे सी वेक्टर हो गया। डी वेक्टर हमने बनाया है इधर कुछ एंगल पे, यानी कि ये 70 है तो ये ओवरऑल 90 होता है, तो ये हो गया 20 डिग्री। दिखने में आपको 20 नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, मैं अपने अंदाजे से जो भी है बना दिया हूँ बस। तो ये ओवरऑल 90 होता है, तो ये 20 डिग्री हो गया। अब 20 डिग्री पे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना इधर, एज इट इज मैंने इसको शिफ्ट कर दिया डी वेक्टर को 20 डिग्री पे यहाँ पे। क्या यही एंगल होगा दोनों के बीच में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल जॉइन नहीं है, ये बात आप मत भूला करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें टेल टू टेल जॉइन करने के बाद वो एंगल फाइंड करना जो दोनों में छोटा हो। स्मॉलर एंगल हमें चाहिए दोनों में से, तो स्मॉलर ये तो है अभी के लिए ठीक है, बट अभी टेल टू टेल जॉइन नहीं है, तो क्या वही पैरेलल शिफ्टिंग। अब चाहो तो आप इस वाले एंगल को ले जाके यहाँ पे यहाँ ले जाओ तो टेल टू टेल जॉइन हो जाएगा, या फिर इस वाले एंगल को लाके यहाँ पे ले आई, वो आपकी चॉइस है। दोनों तरह से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, इस डी वेक्टर को यहाँ ले आता हूँ, या फिर इस वाले को ऊपर ले जाता हूँ, जो आप चाहो। देखो मैं जो ये सी वेक्टर है इसको क्या पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं इस तरह से ऊपर ले गया, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी सी वेक्टर ही कहलाएगा। मैग्नीट्यूड लेंथ देगी हमें, लेंथ को मैं मेजर कर नहीं रहा हूँ, कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, बट जितना भी मेरी कैलकुलेशन है वो यही कहती है कि ये दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी। तो अब जो एंगल बनेगा, अब एंगल कौन सा चाहिए जो दोनों में, अब इस वाले को आप भूल जाइए, ये वाला भूल जाओ, ये सी वेक्टर का काम तो यही करेगा, सी वेक्टर का काम तो अब यही करेगा अपना। अब जो छोटा एंगल बनेगा वो ये मिलेगा हमें, दो एंगल, एक बड़ा एंगल एक छोटा एंगल। अब ये होगा कितना, उसके लिए तो अपने को और निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ओवरऑल 180 होता है। 180 में से जब यानी 180 में से ये वाला एंगल निकाल दें 20, तो ये 160 डिग्री बचता है, और जो थीटा निकल के आएगा अपना वो 160 आएगा। किसके बीच में, वेक्टर डी एंड वेक्टर सी के बीच में। इस तरह से आप चाहे जितने निकाल सकते हैं, ये लिखते जाओ बनाते जाओ, यहाँ पे तो आप ढेर सारा पूरा इसको रच दो इस तरह से, वो सब कुछ ना कुछ एंगल होंगे ही। तो आई थिंक मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई वो सब समझ में आ गई होंगी। और वेक्टर में आज हमने एज ए मतलब बिल्कुल हल्के लेवल से ही लिया है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर किस किस तरह के होते हैं, जैसे कि अपना इक्वल वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया। काफ़ी वेक्टर्स हैं जिनको पैरेलल, कोप्लेनर, प्लेनर, एंटी पैरेलल, बहुत चीज़ें जो उनके बारे में धीरे धीरे सब के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए तो मेरे ख्याल से इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लेक्चर 30 मिनट से तो ऊपर ही हो गया, 40 के अराउंड चला गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये सब पढ़ के रखना, और जितने भी मैथमेटिकल टूल्स में लेक्चर अब तक हो चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सबको एक बार देख ले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी कवर किया हमने कुछ फंक्शन भी पढ़ा है उसमें, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब के बारे में बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। यानी कि फिजिक्स में जितना यूज होगा ना, उससे तो हमने प्लस में ही पढ़ा है, कभी कम नहीं पढ़ा है। और बाकी तो ये सब चीज़ें मैथ के टॉपिक है, मैथ में तो फिर आगे पढ़ेंगे ही। अभी के लिए जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ो, और जितना समझ में आ रहा है वो अच्छे से उसको अप्लाई करो और क्वेश्चन लगाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।